स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं यूपी में, तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर पहली बार आए हैं तो इस एक क्लास को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा आपको किस प्रकार से तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए, जीके जीएस की स्पेशल क्लास का समय हो चुका है। जल्दी से सब लोग लाइव जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की क्लास में हम यूपी जीके साथ में आपके होम गार्ड से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको देखेंगे, और साथ कुछ में देखेंगे संविधान के प्रश्न। कुल मिलाकर क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ए ऑप्शन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2002, बी ऑप्शन कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सी ऑप्शन कह रहा है कि गृह सुरक्षा अधिनियम 1948, और डी ऑप्शन कह रहा है कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968। चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन कमेंट में उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। राज्य आपदा प्रतिक्रिया की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारा जो भी ऑप्शन बता रहे हैं 2002 में, बिल्कुल नहीं, 2002 में नहीं हुआ था, ना ही 1968 में हुआ था। इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा। नोट करिए, 2005 के द्वारा इसका गठन किया गया था। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। या भूगोल से प्रश्न है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नदी तंत्र उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय जल विवाद से सर्वाधिक संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है। ए ऑप्शन कह रहा है कि गंगा यमुना, बी ऑप्शन कह रहा है कि घाघरा और शारदा, सी ऑप्शन बेतवा और केन, और डी ऑप्शन गोमती और राप्ती। चले, जल्दी से बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित कौन सा नदी तंत्र है। तो बिल्कुल सही, जो भी गंगा यमुना बता रहे हैं उनका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है। और ना ही गोमती और राप्ती होगा, ना ही बेतवा और केन होगा। हमारा उत्तर जो हो जाएगा घाघरा और शारदा, यही हमारी दो नदियां हैं जो कि बहुत ही इस विवाद को लेकर चर्चा में रहती हैं। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आ गया आपके होम गार्ड से प्रश्न। देखिए, क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज इसलिए रखी जाती है ना, क्लास में क्वेश्चनों की संख्या बहुत अधिक है। अगर थोड़ा सा स्पीड तेज नहीं रखा जाएगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और हम यह नहीं चाहते कि आप आधी क्लास देखें और भाग जाएं। आपको पूरी क्लास देखना है, भले थोड़ा सा लेट हो जाए। ठीक है। तो चलिए, प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यूपी होमगार्ड स्वयं सेवकों की तैनाती के संबंध में अंतिम प्रशासनिक अधिकार किसके पास होता है। पुलिस अधीक्षक के पास, जिला अधिकारी के पास, कमांडेंट होमगार्ड के पास, या राज्यपाल के पास। चलिए, आपने भी होमगार्ड का फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा ना कि आप किसके अकॉर्डिंग कार्य करने वाले हैं ना, बताइए फटाक से। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। अगर आपने भी उत्तर यहाँ पर कमांडेंट होमगार्ड दी है तो बिल्कुल नहीं, यह गलत है भाई साहब। यहाँ पर जिला अधिकारी हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक। हर एक प्रश्न अपने दिमाग में बैठाते हुए चलिएगा, और क्लास अच्छी लग जाए तो लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक। चलिए, उत्तर प्रदेश की किस मिट्टी में लवणीयता की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन लाल मिट्टी, सी ऑप्शन काली मिट्टी, और डी ऑप्शन तराई मिट्टी। बताइए, वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लवणीयता की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए, जल्दी से कमेंट करेंगे सब लोग एक तरफ से। बिल्कुल, बी बी बी। अरे भाई साहब, बी फिर मत दीजिए, क्योंकि हर बार बी नहीं सही होगा। अब बताइए, हमने बी ऑप्शन को ही काट दिया। अब बताइए, ए सही या सी या डी, कौन सा सही होगा, एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर आपने भी उत्तर जलोढ़ मृदा दिया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं पर सबसे अधिक लवणीयता की समस्या पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एकदम सा नया है, आप शायद इससे पहले देखे नहीं होंगे। कितने लोग इस प्रश्न को देखे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिक सुरक्षा बल एवं होमगार्ड की संवैधानिक वैधता का आधार माना जाता है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 309 और अनुच्छेद 355। चले,
बताइए, यह अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन है, आपको पता है ना? चलिए, बिल्कुल सही, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वो बिल्कुल 6 से 14 वर्ष वालों के लिए फिर शिक्षा 21 में ही कहा गया है। ठीक, और बात करेंगे प्रश्न के उत्तर की, तो यहाँ पर 246 जिनका उत्तर आ रहा है, बताइए सही होंगे गलत होंगे? चलिए, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएंगे। हमारा उत्तर जो होगा वह होगा 355। अनुच्छेद 355 में इसका आधार माना जाता है कि इसी के द्वारा नागरिक सुरक्षा बल एवं होमगार्ड की संवैधानिक वैधता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो तराई पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव वन्य जीव संघर्ष दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही टफ और इम्पोर्टेंट, बताइए। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो तराई पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव वन्य जीव संघर्ष दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बहराइच, चंदौली, सोनभद्र, हमीरपुर। जल्दी से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। सोनभद्र नहीं होगा भाई साहब, सोनभद्र में तो पेड़ों की संख्या अधिक है, तो वहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र का संघर्ष कैसा होगा, बताइए। तो यहाँ पर सोनभद्र वालों आपका उत्तर गलत आ रहा है। अब उत्तर बदल दीजिए जल्दी से। बिल्कुल, यहाँ पर उत्तर बहराइच हमारा सही होगा इस प्रश्न का। नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत में सिविल डिफेंस को संवैधानिक रूप किस वर्ष मिला? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में सिविल डिफेंस को वैधानिक रूप किस वर्ष मिला? 1992, 1962, 1968, 1971। चलिए, इन प्रश्नों को रटते हुए चलना है आपको, ठीक है? अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न सीधे आपके पेपर में छपने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर सिविल डिफेंस को अगर वैधानिक रूप की बात की रहा कब मिल रहा है, तो यहाँ पर 1968 में इसे मिला था। आप लोग यह भी नोट करिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। होमगार्ड से फिर से प्रश्न आ गया, बताइए। कह रहा है कि यूपी होमगार्ड का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है? ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्णतः सैन्य, बी ऑप्शन अर्ध सैनिक, सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वयं सेवी नागरिक बल, और डी ऑप्शन निजी सुरक्षा बल। बताइए, पूर्णतः सैन्य, अर्ध सैनिक, स्वयं सेवी नागरिक बल या निजी सुरक्षा बल। फटाक से कमेंट करेंगे और उत्तर बताएंगे कौन सा हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, अगर आपने भी उत्तर सी वाला ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल बताइए सही होगा गलत होगा। चलिए, सी ऑप्शन सही है या गलत, हम डायरेक्ट बता रहे हैं सी है सही है या गलत। बिल्कुल सी सही है, डरिए मत, इस बार हम नहीं काटेंगे, सी सही है इस बार। ठीक है, अगर होमगार्ड का संगठनात्मक ढांचा पूछा जाए किस प्रकार का है, तो वह स्वयं सेवी नागरिक बल का है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में भूजल में आर्सेनिक की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है? आर्सेनिक जानते हैं ना? चलिए बताइए। ए ऑप्शन करें कि बुंदेलखंड, बी ऑप्शन पश्चिमी यूपी, सी ऑप्शन तराई क्षेत्र, और डी ऑप्शन पूर्वी यूपी। बात आर्सेनिक की जा रही है, जल्दी से बताएंगे। चलिए, आर्सेनिक की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? एक बार विज्ञान का भी प्रश्न बता दीजिए, तब तक हम इस प्रश्न का उत्तर बताते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 9, आर्सेनिक की समस्या सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी? बिल्कुल सही, पूर्वी यूपी में यह समस्या अधिक पाई जाती है। हम अपने यूपी के बारे में ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे पता है आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो है पूर्वी यूपी में सबसे अधिक आर्सेनिक की समस्या पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। संविधान की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? आपको पता होगा ना, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये 3 सूचियां होती हैं। बताइए समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 है, 50 है, 52 है या 54 है? बताइए। 47, 50 या कुछ भी बता सकते हैं आप। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 10, बिल्कुल यहाँ पर 52 विषय हैं, आप लोग नोट करिए। यहाँ पर 52 अगर सब्जेक्ट है, यही हमारा सही होगा, क्योंकि ये हमारा किताबों में भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम शब्द का सर्वाधिक उपयोग किस संदर्भ में होता है? ये शब्द नोट करिए, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, न्यायिक प्रशासन में, आपदा प्रबंधन में, शिक्षा व्यवस्था में, कर प्रणाली में।
तो शिक्षा व्यवस्था की बात भाई यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि जो समय चल रहा है हमारे देश में ना, किसी भी राज्य में देखेंगे तो शिक्षा को कोई भी सरकार नहीं चाह रही कि शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। हाँ, कागज़ों में इसका भौकाल बहुत टाइट किया जा रहा है, ठीक है? सब पढ़ें, सब बढ़ें, ये कार्यक्रम सुने थे कभी ना 2009 में? आज इन कार्यक्रमों का कोई मतलब नहीं है। सरकार तो खुद चाहती है कि आप अनपढ़ रहें और राजनीति होती रहे, ठीक है? चलिए फिलहाल राजनीति का मुद्दा हम यहाँ पर नहीं करते, लेकिन फिर भी आ जाता है थोड़ा-थोड़ा, तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था काट दीजिए। शिक्षा व्यवस्था की बात इस समय तो नहीं करने वाले हैं, ठीक? चलिए, अब आप बताइए ए, बी और डी में से कौन-सा उत्तर सही होगा? बिल्कुल, यहाँ पर आपदा प्रबंधन में सबसे ज़्यादा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपराध नियंत्रण, सैन्य युद्ध, नागरिक सुरक्षा व आपदा सहायता, न्यायिक प्रतिक्रिया। चलिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए सही कौन सा होने वाला है। चलिए फटाक से, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, अपराध नियंत्रण, सैन्य युद्ध, देखिए नहीं, यहाँ पर ए ना सही होगा ना ही बी सही होगा, ठीक है? तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? ए और बी काटेंगे और डी भी काटेंगे, उत्तर जो होगा सी वाला सही होगा, क्योंकि यह कह रहा है नागरिक सुरक्षा व आपदा सहायता। होमगार्ड की मुख्य भूमिका यही होती है, जब कहीं पर आपदा आती है तो वहाँ पर उनको प्रशिक्षण मिला रहता है पहले से, इसका उपयोग किया करते हैं ये, ठीक? आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य केंद्र से आंतरिक अशांति में सहायता मांग सकता है? जब राज्य में आंतरिक अशांति होती है तो वह केंद्र से सहायता मांग सकता है, तो किस अनुच्छेद के तहत वह मांगेगा? ए ऑप्शन 352। 352 के द्वारा तो आपातकाल लगता है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है? आपातकाल का उल्लेख 352 में किया गया है, ठीक है? 355, 356 में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है? नोट करिए ये सब। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल लागू होता है, ठीक है? 360 में वित्तीय आपातकाल लागू होता है। अब आपको बताना पड़ेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य केंद्र से अशांति में सहायता मांग सकता है। चलिए, प्रश्न संख्या 13। बिल्कुल, हमने तो 3 का उल्लेख किया, 352 में आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल, तो बच गया 355, यही हमारा उत्तर सही होगा। 355 के अकॉर्डिंग ही राज्य केंद्र से सहायता मांग सकता है आंतरिक अशांति में, ठीक है? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग बी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। चलिए, आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का मुख्य कारण है? पठारी स्थलाकृति है, तराई दलदली क्षेत्र है, ज्वालामुखी मिट्टी है, शुष्क जलवायु है। बताइए जल्दी से कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता का मुख्य कारण। चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर दलदली वाला जो ऑप्शन दिया गया है, तराई दलदली क्षेत्र, यही हमारा मुख्य जैव विविधता का कारण है हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपको पता होगा ना, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में है? एक बार कमेंट करिए। चलिए, एक बार कमेंट करके बताएंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य आपातकाल लागू होने पर होमगार्ड की भूमिका क्या होती है? अगर उत्तर प्रदेश में आपातकाल लागू हो जाए तब होमगार्ड की भूमिका क्या होगी? आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रशासनिक निर्णय लेना, बी ऑप्शन पुलिस को सहयोग देना, सी ऑप्शन न्यायिक जांच करना और डी ऑप्शन सेना का नेतृत्व करना। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य आपातकाल लागू होने पर होमगार्ड की भूमिका, तो होमगार्ड की भूमिका जो होगी उसे नोट कर लीजिए, पुलिस को सहयोग देना। सबसे पहले, अगर आपातकाल लागू होता है तो वहाँ पर पुलिस एक्टिव हो जाएगी और सेना भी एक्टिव होती है। तो होमगार्ड की यही भूमिका होती है, वह पुलिस को सहयोग दे और पुलिस के बताए कार्यों को वह करे, ठीक है? तो यहाँ पर उत्तर जो होगा पुलिस को सहयोग देना, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। हमारे देश में कभी पंचवर्षीय योजना भी चलती थी, अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए। ठीक है, 5 सालों में क्या क्या सरकार करेगी, किसका विकास होगा, किस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, इनका सबका पहले से ही ढांचा बना रहता था। उसी में सरकार को 5 साल कार्य करना पड़ता था। लेकिन आज के समय में इन पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया है, क्योंकि देश तो वैसे ही बहुत विकास कर रहा है ना, देख ही रहे हैं आप। ठीक, चलिए फिलहाल भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था, किस पर था? उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर, कृषि पर या रक्षा पर? चले, जब पहली पंचवर्षीय योजना लगाई गई थी उस समय देश में भुखमरी थी, तब किसानों की इज्जत होती थी। ठीक है, तो वहाँ कुछ नहीं, किस पर फोकस किया गया था? सिर्फ एक ही चीज थी, वो थी कृषि। लेकिन इन पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, उत्पादन बढ़ गए। ठीक है, हरित क्रांति आई भारत में, जिसके द्वारा समस्त भूखमरी को धीरे धीरे करके दूर हो गई। ठीक है, लेकिन आज यही कंडीशन गड़बड़ हो रही है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि अभी ट्रंप ने क्या क्या आदेश किया है, आप छोड़िए। चलिए फिलहाल किसानों की तो आय दुगनी होने वाली थी, हो चुकी है। निम्न में से कौन सा होमगार्ड का कर्तव्य नहीं है? आपदा राहत, यातायात नियंत्रण, अपराध जांच, नागरिक सुरक्षा। बताइए, होमगार्ड का कर्तव्य नहीं है। 5 सेकंड का समय लीजिए और उत्तर आप फटाक से बता दीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 17, बी सी डी सभी मिलजुल कर उत्तर दे रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर होम गार्ड का अगर कर्तव्य है, सबसे पहले जान जाइए, तो आपदा में राहत देना ये है, और यातायात नियंत्रण कर सकते हैं, ये भी सही है, और नागरिक सुरक्षा की तो बात ही होती है हर मायने में। यहाँ पर अपराध की जांच होम गार्ड नहीं कर सकते। अपराध की जांच के लिए पुलिस है और सीबीआई है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर होम गार्ड का यह कार्य नहीं होता कि वह अपराध की जांच करे। ठीक, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में मंडल प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1968 में, 1972 में, 1975 में, 1980 में? चलिए, मंडल प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश जीके का यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बात की जाए मंडल प्रणाली की, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1968 में मंडल प्रणाली की शुरुआत यूपी में की गई थी। ए वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी 1980 वालों का गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों पर मूल कर्तव्य लागू करता है? 48 से 49 या 51 ए या 52? चलिए, मूल कर्तव्य लागू करेगा तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि 48 ए है, इसका संबंध भी पर्यावरण से है। ठीक है, पर्यावरण से, एक मिनट यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है इस पर। ठीक है, तो पर्यावरण 48 ए में उल्लेख किसका किया गया है? कि पर्यावरण की गई, ये नोट करिए। और इस प्रश्न की बात करें तो मूल कर्तव्य लागू करता है, तो अनुच्छेद 51 ए जो है यह हमारा मूल कर्तव्य को लागू करता है। ये भी आप नोट करिए, सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। यूपी होमगार्ड की सेवा का रूप स्वरूप क्या है? अस्थाई सरकारी सेवा, अस्थाई संविदा सेवा, अंशकालिक स्वयंसेवी सेवा और निजी सेवा। चले, होमगार्ड की सेवा का स्वरूप क्या है? तो आप बताइए, आपकी ड्यूटी किस प्रकार से है? बताइए, तो आपकी ड्यूटी है ना, पता है, अंशकालिक स्वयंसेवी सेवक के तौर पर। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, क्लास कैसी लग रही है, एक बार सब लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि वर्दी पहनना है तो पहनना है। ठीक, बात चाहे यूपी होमगार्ड की हो चाहे यूपी की हो, वर्दी इस बार लेनी है। तैयारी जम कर करिए। ठीक है, जीके जीएस दोनों पेपरों में पूछा जाएगा, यूपी होमगार्ड में भी और यूपी पुलिस में भी। ठीक है, पेपर 1-2 महीने के अंतर में दोनों का होने वाला, ये आप जानते होंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास को लाइक आपने किया होगा और हमारे साथ जुड़ गए होंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में तैयारी कराई जा रही है। डेली सुबह 10 बजे परीक्षा स्पेशल क्लासेज
आपके होम गार्ड के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की। भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय किस सूची में आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? बताइए। भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विषय सूची किसके अंतर्गत आएगा? बात आंतरिक सुरक्षा की कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संघ सूची की बात होगी। देखिए आंतरिक सुरक्षा पर देश की बात आती है, देश की बात आएगी तो वहाँ पर संघ यानी कि केंद्र सरकार पहले ही एक्टिव रहती है। तो यहाँ पर और कुछ उत्तर नहीं होगा बल्कि हमारा संघ सूची जो है ए वाला ऑप्शन सही होगा। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएंगे, लेकिन केंद्र उसमें प्रबल माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की सर्वाधिक संभावना किस नदी से जुड़ी है? यमुना से, गोमती से, शारदा घाघरा से या केन से? तो बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी में आता है। उसी प्रकार से आपको यूपी में बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, प्रश्न संख्या 22 यमुना नहीं होगा, यमुना में नहीं आएगा भाई साहब, सबसे अधिक बाढ़ है। बाढ़ का खतरा रहता है तो शारदा और घाघरा में सबसे अधिक बाढ़ का खतरा रहता है। इस नदी से हर बार लगभग बाढ़ आता ही आता है यूपी में। चलिए होमगार्ड से एक प्रश्न और आगे आपके लिए, बताइए। होमगार्ड बल का अनुशासनात्मक नियंत्रण किसके अधीन होता है? बताइए। मुख्यमंत्री, गृह सचिव, जिला प्रशासन या उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय की बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक, अब आप बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं भाई साहब, मुख्यमंत्री नहीं होगा। यहाँ पर जिला प्रशासन यानी कि डीएम, डीएम जिसे आप कहते हैं, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं ना, तो यही उत्तर हमारा सही होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जीरो कैजुअलिटी अप्रोच किससे संबंधित है? तो ये इसका संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप क्या उत्तर मारेंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पर आपदा प्रबंधन मारेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसका संबंध आपदा प्रबंधन से हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस मंडल में है? बात मंडल की जा रही है, लखनऊ मंडल में, गोरखपुर मंडल में, मिर्जापुर में या झांसी मंडल में? तो याद करिए कहाँ पर सबसे अधिक वनों का नाम आप सुने हैं। अगर आप अपने राज्य से संबंधित सारी चीज़ों को जानते हैं तो यहाँ पर उत्तर बता सकते हैं। चलिए फटाक से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखिए मिर्जापुर में जो है वन सर्वाधिक पाए जाते हैं इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, सबसे अधिक मिर्जापुर में। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए वनों की संख्या यहाँ पर अधिक है। सी वाला ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन का गैर संरचनात्मक उपाय है? बांध निर्माण, तटबंध, जन जागरूकता या नहर? बताइए आपदा प्रबंधन का गैर संरचनात्मक उपाय क्या है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताइए। आपदा प्रबंधन का गैर संरचनात्मक उपाय बिल्कुल सही, यहाँ पर जन जागरूकता हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ किसके अंतर्गत कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या नीति आयोग? बता दीजिए उत्तर कौन सा होगा। चलिए भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये प्रश्न देखने में तो टफ है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको और याद भी करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से आपके होमगार्ड में पूछे जाएंगे। ठीक, तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर बी, सी, कुछ लोग ए भी देने लगे। भाई साहब ऐसे मत करिए आप लोग। चलिए फिलहाल उत्तर गृह मंत्रालय होगा, आप लोग नोट करिए। पर्यावरण मंत्रालय को दे रहे थे भाई साहब, गलत है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस अब 2-3 क्वेश्चन और है, पूरा देखिए क्योंकि क्लास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड का मोटो किस सिद्धांत पर आधारित है? मोटो की बात कर रहा है, नोट करिए। युद्ध और विजय, सेवा और सुरक्षा, कानून और दंड, शक्ति और शासन।
चलिए बताइए, यूपी होम गार्ड की बात किया जा रहा है तो जल्दी से बता दीजिए मोटो के क्या है? चलिए, बिल्कुल, युद्ध की बात नहीं करेंगे भाई साहब, युद्ध नहीं करते होम गार्ड वालों। चलिए, होमगार्ड की युद्ध की बात मत करिए, यहाँ पर सेवा और सुरक्षा, जनता की सेवा करना और सुरक्षा प्रदान करना, यही हमारा होमगार्ड का मोटो है। मोटो याद करिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। आप अभी टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम आपको सभी प्रकार से प्रश्न प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। जीके जीएस की क्लास चल ही रही है, बहुत जल्द आपके लिए बीच बीच में क्लासेज आती रहेंगी अलग अलग से। जैसे एक दिन इतिहास होगा, एक दिन भूगोल होगा, एक दिन संविधान होगा, एक दिन यूपी जीके होगा, इस प्रकार से भी क्लासेज आपको मिलेंगी। तो तैयार रहिए, हर प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी निःशुल्क में। ठीक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है? 256, 262, 280, 300। बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है? तो वह अनुच्छेद होगा 256। 256 के द्वारा केंद्र राज्य को कुछ भी निर्देश दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यूपी होमगार्ड बल को फोर्स मल्टीप्लियर क्यों कहा जाता है? फोर्स मल्टीप्लियर क्यों कहा जाता है यूपी होम गार्ड को? बताइए। ए ऑप्शन हथियार बंद होने के कारण, बी ऑप्शन पुलिस बल की संख्या बढ़ाने में सहायक, सी ऑप्शन सेना का विकल्प होने के कारण और डी ऑप्शन अस्थायी बल होने के कारण। चलिए, यूपी होमगार्ड बल को फोर्स मल्टीप्लियर क्यों कहा जाता है? हथियार बंद होने के कारण, पुलिस बल की संख्या बढ़ाने में सहायक, सेना का विकल्प होने के कारण या अस्थायी बल होने के कारण। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर होगा पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के कारण। ठीक, बिल्कुल, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नोट करिए बी वाला ऑप्शन। तो ये रहा आज की जीके जीएस की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास अच्छी लग गई हो तो जुड़ जाइए हमारे चैनल लक्ष्य तक के साथ। यहाँ आपको एक भी पैसा नहीं देना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ठीक है, और बाकी सारे जो बातें होंगी वह आपको यूट्यूब खुद बताएगा हमारी तरफ से जाकर। ठीक, इसी उम्मीद के साथ आपने क्लास को लाइक किया होगा और अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया होगा। तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं यहाँ पर, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।